नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर, अभी तक हमने हिस्ट्री का स्टोन एज कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पुरा पाषाण काल में क्या क्या मनुष्य ने विकास किया। उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल देखा और फिर नव पाषाण काल देखा। सर, जैसा कि मैं बता दूं आपको, आज संडे है और जो है आज हम आपके ऑब्जेक्टिव्स जो अभी तक का टॉपिक कराया गया उसके संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम सॉल्व कराते हैं। तो इसी के साथ हम पहला प्रश्न देखते हैं। टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसके लिए खेद चाहते हैं आपको। ये कुछ ही सेकंड का है। देखिएगा, पाषाण काल का विभाजन किया है। प्रश्न है पहला कि पाषाण काल है उसका सर किसने विभाजन किसने किया है ना। ऑप्शन है जेम्स थॉमसन, अलेक्जेंडर कनिंगम और रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड और विलियम किंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो पाषाण काल है उसका विभाजन किसने किया है, जेम्स थॉमसन ने किया है सर। और ये कोपेनहेगन संग्रहालय, याद रखना प्रश्न बनता है, कोपेनहेगन संग्रहालय के पुरातात्विकविद थे, है ना। इन्होंने सर क्या किया, तो मैं आपको बता दूं कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जितने भी पाषाणिक उपकरण थे उसके आधार पर इन्होंने पाषाण काल यानी कि स्टोन एज को 3 टाइप में विभाजन कर दिया, जिससे पहला था पुरापाषाण काल, दूसरा था सर मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। इसके बाद अगर अलेक्जेंडर कनिंगम की फिर बात करें तो देखिएगा थोड़ा, अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। विभाग का जनक क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग की क्या करी थी फिर, स्थापना करी थी। कब, 1861 में ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की इन्होंने 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने स्थापना करी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं सर, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक। सर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड की बात करें तो इनको प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं ना, प्राग ऐतिहासिक काल के खोजों का जनक, है ना, के खोजों का जनक। देखिए सर, रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के खोजों का जनक, क्योंकि सर इन्होंने 1863 में, मैं बता दूं आपको, 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से क्या हैंडेक्स खोज निकाला था। क्या खोज निकाला था, हैंडेक्स यानी कि हस्त कुठार। और सर अगर बात विलियम किंग की करेंगे तो इन्होंने भी 1864 में तमिलनाडु के अत्तिरप्पकम से एक और हैंडेक्स खोज निकाला। किसने, विलियम किंग ने। और सर ये विलियम किंग रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड के ही कौन है, मित्र है। लेकिन याद रखिएगा पाषाण काल का विभाजन किसने किया था, तो जेम्स थॉमसन ने। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौपड़ संस्कृति संबंधित है क्या, चौपड़ संस्कृति संबंधित है। देखिएगा ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पुरापाषाण काल। क्या हो जाएगा, पुरापाषाण काल। मैंने जब आपको पुरापाषाण कंप्लीट कराया था तो इसके 3 टाइप देखे थे। पहला क्या था सर, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। उसके बाद सेकंड कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं क्या था, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। और फिर तीसरा कौन सा था, उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। समझिएगा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और जब हमने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा था तो फिर इसमें 2 संस्कृति पढ़ी थी, चौपर चॉपिंग संस्कृति, चौपर चॉपिंग संस्कृति
और दूसरी थी सर हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति। ठीक है सर जी। तो चॉपर चॉपिंग से प्रश्न बनाए तो आंसर क्या हो जाएगा, पुरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा, पुरा पाषाण काल, यानी कि चौपड़ चौपड़ संस्कृति संबंधित किस काल से है, पुरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोहन घाटी संस्कृति की खोजों का जनक क्या था, सोहन घाटी संस्कृति के खोजों का जनक। ऑप्शन देख लीजिएगा, डीएन वाडिया, अरुण फोनकिया, बाकणकर और संकालिया महोदय। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएन वाडिया। क्या हो जाएगा, डीएन वाडिया। इससे पहले जो हमने देखा था ना चौपर चौपिंग संस्कृति, उसी का एक और नाम क्या है, सोहन घाटी संस्कृति। क्योंकि सर ये जो चौपर चौपिंग संस्कृति है ना वो सोहन घाटी में फैली हुई थी, और पहली बार किसने, डीएन वाडिया ने 1928 में सोहन घाटी से एक चौपर चौपिंग संस्कृति का क्या एक उपकरण खोज निकाला, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सोहन घाटी संस्कृति की खोजों का जनक। ठीक है सर। अगर बात करेंगे अरुण फोनकिया जी की तो मैं आपको बता दूं 1982 में हथनौरा की खोज करी सर इन्होंने, किसकी, हथनौरा। और सर हथनौरा से क्या मिला है, मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी। और सर ये विश्व में अभी तक मिली इंसान की मिली हुई खोपड़ियों में सर्वाधिक प्राचीन खोपड़ी है सर, है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा मानव, नर्मदा मानव। और याद रखिएगा हथनौरा कहां है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर, है ना। इसको बहुत ही डीप से हमने हमारे लेक्चर में जो है देखा है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाइए और लेक्चर को जरूर विजिट करिए। उसके बाद सर अगर हम बात करेंगे बाकड़कर महोदय की तो याद रखिएगा 1958 में, कब, 1958 में भीमबेटका की खोज की है सर इनने, किसकी, भीमबेटका। ठीक है सर। और ये पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, है ना। और यहां से क्या मिले हैं, विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र। क्या मिले हैं सर, विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र। याद रख लेना ये विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र है, और हथनौरा से विश्व का प्राचीनतम मानव कंकाल है। इसके बाद अगर सर बात करेंगे अपन संकालीय महोदय की तो इन्होंने भी क्या है, हमारी जो पुरापाषाणकालीन स्थल है उनमें खोजों में इनकी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति का मिलन बिंदु है। उत्तर यानी कि मैं आपको बता दूं चौपर चौपिंग संस्कृति, चौपर चौपिंग संस्कृति। और सर जी ये जो चौपर चौपिंग संस्कृति है ये सोहन घाटी और बेलन घाटी में थी, जो दोनों की ही दोनों कहां थी, उत्तर भारत में स्थित थी, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, उत्तर की संस्कृति। और मैंने बताया था निम्न पुरापाषाण काल में दूसरी कौन सी थी, हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति। और ये जो हैंडेक्स संस्कृति है ये तमिलनाडु यानी कि मद्रास वाले रीजन में मिला है, और तमिलनाडु पड़ता है सर दक्षिण भारत में, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, दक्षिण भारत की संस्कृति। प्रश्न क्या है देखिएगा कि उत्तर की संस्कृति अर्थात चौपर चौपिंग संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति अर्थात हैंडेक्स संस्कृति का मिलन स्थल, यानी कि ऐसा कोई स्थल जहां से इन दोनों ही संस्कृति के क्या उपकरण प्राप्त होते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चौतरा। क्या हो जाएगा, चौतरा। और सर ये चौतरा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, समझिएगा सर। चौतरा में इस संस्कृति के भी उपकरण मिले हैं और दक्षिण की संस्कृति के भी उपकरण मिले हैं, इसीलिए चौतरा को क्या बोलते हैं सर, उत्तर और दक्षिण संस्कृति का मिलन बिंदु। इसके बाद अगर दायमा नेवासा की बात करेंगे सर तो ये भी महाराष्ट्र में है। कहां है, महाराष्ट्र में है। ये भी एक महत्वपूर्ण है ना पाषाणकालीन स्थल है। किस नदी के किनारे है, प्रवरा। और सर ये प्रवरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी।
ठीक है सर। इसके बाद अगर बात करेंगे दाइमाबाद की, तो मैं आपको बता दूं सर ये भी महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में सर। और सर ये भी प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और सर दाइमाबाद से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो दाइमाबाद है ना सर, ये हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है ना, दक्षिणतम बिंदु है। क्या सर? दाइमाबाद। लोहदा नाला की बात करेंगे तो जब हमने क्या पुरापाषाण कालीन देखा तो उसका अंतिम भाग देखा था सर हमने उच्च पुरापाषाण काल। तो ये उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है और यहां से सर ये पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोहदा नाला कहां है? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद, जिससे योगी जी ने क्या कर दिया है? प्रयागराज। याद रखिएगा, प्रयागराज ही याद रखिएगा, क्योंकि इलाहाबाद बोले तो हो सकता है योगी जी जो है गाड़ी पलटवा दें, है ना। उसके बाद समझिएगा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। और फिर यहां पे जो मिला है ना अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, क्या मिला है सर? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है सर जी। कहां से मिला है? लोहदा नाला से मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाण काल का खोज करता है, यानी कि ये जो मध्य पाषाण काल है उसकी खोज किसने की? तो सर देखते हैं। पहला ऑप्शन है सीएल क्लाइल, सेकंड ऑप्शन है इवान जोन, थर्ड ऑप्शन है प्राइमरेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इवान जोन्स। याद रखना, विश्व स्तर पर, समझिएगा, विश्व स्तर पर मध्य पाषाण काल की जो पहली बार खोज कर रहा है वो कौन कर रहा है? इवान जोन्स कर रहा है ना, पहली बार। लेकिन याद रखिएगा पहली बार कहां? विश्व स्तर पर। लेकिन जब हम बात भारत की करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सीएल क्लाइल। यानी कि भारत में, किसमें? भारत में जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज कौन कर रहा है? सीएल क्लाइल। सर मैं आपको बता दूं 1857 में इन्होंने विंध्य श्रेणी से कुछ मध्य पाषाण कालीन जो है उपकरण खोज निकाले। तो अगर विश्व की बात करेंगे कि विश्व स्तर पर मध्य पाषाण काल की खोज किसने करी, तो इवान जोन्स हो जाएगा। लेकिन भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने करी? तो 1857 में सीएल क्लाइल ने। अगर बात सर हम प्राइमरोज की करेंगे तो इन्होंने नव पाषाण काल की खोज करी। किसकी? नव पाषाण काल की। याद रखिएगा, नव पाषाण काल की। देखिएगा सर, है ना। तो सीएल क्लाइल भारत में, इवान जोन्स विश्व में, और नव पाषाण काल की किसने करी सर? प्राइमरोज ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोलिथ संबंधित है तो समझिएगा ऑप्शन इज पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा पहले तो माइक्रोलिथ, देखिए माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और लिथ का मतलब होता है सर पत्थर। लिथ है एक ग्रीक वर्ड। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। तो लिथ का मतलब क्या होता है? पत्थर। और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म पत्थर। तो समझिएगा जब पुरापाषाण काल खत्म होता है तो इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा जलवायु परिवर्तन होता है सर। और होता क्या है कि अभी तक पृथ्वी पर जो हिमयुग चल रहा था, यानी कि पृथ्वी का जो ज्यादातर भाग था बर्फ से ढका हुआ था, अब धीरे धीरे होलोसीन युग प्रारंभ होने लगता है, यानी कि बर्फ का पिघलना प्रारंभ होने लगता है। और जब बर्फ पिघलती है तो सर नदियां निकलती हैं। सर नदियां निकलती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर जाती हैं। सर जलोढ़ मिट्टी लेकर जाती हैं तो बड़े बड़े घास के मैदान निकल के आते हैं। और सर बड़े बड़े घास के मैदान निकल के आते हैं तो पहली बार शाकाहारी पशुओं की उत्पत्ति होती है। और अब ये शाकाहारी पशु कैसे थे? फिर छोटे थे। देन कंपैरिजन कब? आइस एज के मुकाबले में, क्योंकि उस टाइम तक कैसे थे? मैमथ, रेंडियर, बड़े बड़े जीव थे सर। लेकिन अब कैसे आ गए? छोटे पशु। अब मनुष्य को आवश्यकता होने लगी इन छोटे पशुओं के लिए
इन छोटे पशुओं का शिकार करने के लिए छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाए। तो इंसान ने मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ नामक सूक्ष्म पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो याद रखिएगा माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये क्या है? ये उपकरण है। कैसा है? सूक्ष्म उपकरण है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन प्रारंभ हुआ है ना। एनिमल हस्बेंड्री किस काल में स्टार्ट हुई? तो देखिएगा पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। तो सबको इसका आंसर पता होगा क्या है? मध्य पाषाण काल है। और मैं आपको बता दूं यहां से दो साक्ष्य निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है बागौर, और फिर ये बागौर है राजस्थान में, और फिर दूसरा निकल के आता है आदमगढ़, समझिएगा आदमगढ़, और फिर ये आदमगढ़ है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में है ना। और होशंगाबाद तो पता ही होगा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहां से कहां से? बागौर से और आदमगढ़ से विश्व में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और पशुपालन स्टार्ट मनुष्य ने कब किया? तो मध्य पाषाण काल में, है ना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव अंत्येष्टि संस्कार कब प्रारंभ हुआ, है ना। ऑप्शन इज पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, क्योंकि इस काल तक मनुष्य को अब ये समझ में आ गया कि हम जानवरों की तरह नहीं है सर। अब हमें इस समय पे क्या अंधविश्वास प्रकट हो गया, धर्म में लोगों की आस्था बढ़ने लगी, लोगों को लगने लगा कि मृत्यु के बाद भी इंसान दूसरे लोक में जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि उसकी अच्छे से क्या होना चाहिए? अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार होना चाहिए। और याद रखना तो अंत्येष्टि संस्कार कब प्रारंभ हो गया था? मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हो गया था। और फिर यहां से जो हमको साक्ष्य मिलते हैं तीन जगह से मिलते हैं, देखिएगा सराय नहर, सराय नहर, दूसरा है सर महदया, महदया, और फिर तीसरा है दमदमा। मैं आपको बता दूं ये तीनों पड़ते हैं सर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़ कुंडा राजा भैया वाला जिला है ना ये। देखिएगा सर, तो सराय नहर से कुछ कब्र मिली है जो मध्य पाषाण काल की हैं, महदा से भी कुछ कब्र मिली है, और फिर दमदमा से भी कुछ कब्रें मिली हैं। और ये सारी की सारी किस कालीन कब्रें हैं? तो मध्य पाषाण कालीन कब्रें हैं। इसका मतलब क्या है? इंसान ने अब अंतिम संस्कार अर्थात अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका का संबंध है, क्या का? भीमबेटका का संबंध है पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, इनमें से सही। मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको क्या 1958 में एक व्यक्ति थे बाकड़कर महोदय, है ना, जिन्होंने क्या की थी? भीमबेटका की खोज की थी। और फिर ये जो भीमबेटका है ये कहां है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में, है ना। और यहां से क्या मिला है? तो मैं आपको बता दूं विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र, विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र, शैल मीफ होता है पत्थर और चित्र यानी कि चित्र, पत्थर पर चित्र छपे हुए सबसे प्राचीनतम कहां से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं सर। और अब प्रश्न क्या है कि किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। याद रखना भीमबेटका भारत में स्थित एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर पुरापाषाण काल मानव भी रहा, मध्य पाषाण कालीन मानव भी रहा और नवपाषाण कालीन मानव रहा। यहां तक कि इसके बाद ताम्रपाषाण काल आया, उसका भी मानव भीमबेटका में रहता था। और फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के यानी कि ऐतिहासिक काल तक का जो मानव है भीमबेटका में रहा। तो पुरापाषाण काल से लेके ऐतिहासिक काल तक का मानव एकमात्र जगह भीमबेटका में रहा करता था। तो इसके साथ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। लेकिन याद रखिएगा पहली बार इंसान ने भीमबेटका में रहना कब प्रारंभ किया था? तो पुरापाषाण काल में किया था। लेकिन मध्य पाषाण काल का भी रहा और नवपाषाण काल का भी व्यक्ति भीमबेटका में रहा, याद रखिएगा। इसके बाद सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सराय नहर राय, महदया और दमदमा संबंधित है। तो पूछा जा रहा है किस काल से संबंधित है? तो अभी पीछे मैं बता के आया था क्या से? मध्य पाषाण काल से। यहां से क्या मिला था? अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले थे। और मैं फिर आपको बता दूं ये जो सराय नहर राय है ना, यहां से विश्व के प्रथम युद्ध के साक्ष्य है ना, विश्व में प्रथम मानव युद्ध के साक्ष्य,
मानव युद्ध के साक्ष्य। देखिएगा, सराय नहर राय से विश्व के प्रथम मानव युद्ध के साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर मेहदा की बात करें तो यहां से फिर युगल समाधि मिलती है। क्या मिलती है? युगल समाधि। और फिर अगर दमदमा की बात करें तो यहां से क्या मिल रहे हैं? अस्थि निर्मित आभूषण, अस्थि निर्मित आभूषण, यानी कि हड्डियों के बने हुए उपकरण या आभूषण कहां से मिलते हैं? दमदमा से। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये तीनों स्थल कहां के हैं? उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजा भैया का गढ़ है ना, कुंडा, याद रखिएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीर कमान का आविष्कार कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो तीर कमान है मनुष्य ने पहली बार कब बनाया? मध्य पाषाण काल में बनाया। और याद रखिएगा ये तीर कमान 1400 ईस्वी तक जो है चलता रहा। और इसका आविष्कार कब हो गया था सर? मध्य पाषाण काल में हो गया था। देखिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा ये वाला प्रश्न को थोड़ी सी गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा क्या लिखा मिल जाएगा आपको? मेहरगढ़ लिखा मिल जाएगा। कहां पे? कि विश्व में प्राचीनतम मेहरगढ़, है ना। और ज्यादातर बुकों में लिखा मिल जाएगा क्या? कि भारत की अगर बात कर दें तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से। लेकिन नवीन खोजों से ये प्रूव हुआ है, अब जो है विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? लाहौरा देव है सर। और ये सर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश, कबीर नगर आश्रम जिला लगता है ना, कबीर नगर है ना जिला लगता है। कहां से? लाहौरा देव से। और लाहौरा देव में अभी तक का प्राचीनतम जो है कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर मेहरगढ़ की बात करोगे तो ये सर पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान, है ना। और अगर मेहगढ़ा की बात करोगे तो ये सर भारत में है। और भारत में एक जगह है उत्तर प्रदेश, है ना, इलाहाबाद जिला लगता है मेहगढ़ा का। तो याद रखिएगा, अभी तक आपको जनरली कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ विश्व में और भारत में मेहगढ़ा, लेकिन अब इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? लाहौरा देव हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ, इंसान ने परमानेंट सेटलमेंट कब स्टार्ट किया, यानी कि एक जगह पर रहना कब प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको बता चुका हूं, मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और इन्हीं खेतों के आसपास उन्होंने क्या बनाना है? अपने घर बनाने प्रारंभ कर दिए। क्या है? मान लीजिए ये खेत हैं, तो इन्हीं के आसपास उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि अब बार बार इंसान अपने लिए खेती जमीन तो नहीं बनाएगा कि जंगल जलाएगा फिर से जमीन बनाएगा, नेक्स्ट जगह दूसरी जगह पे जाएगा फिर से जमीन बनाएगा, तो ऐसा तो करने से रहा। तो अब क्या किया उसने? अपने खेतों के आसपास ही परमानेंट रहना स्टार्ट कर दिया। तो याद रखिएगा कि स्थायी जीवन का प्रारंभ कब हुआ सर? तो बता देना कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या क्या देख लिया? स्थायी जीवन देख लिया, है ना, कृषि का प्रारंभ देख लिया, याद रखिएगा। क्या क्या देख लिया? स्थायी जीवन, कृषि का प्रारंभ, और क्या हुआ इसमें? मृद भांड निर्माण हो गया था इसमें, याद रखिएगा, है ना। इसी में फिर आग का उपयोग देखिएगा। और इसी में क्या? पहिए का आविष्कार, देखिएगा। इतनी चीजें कब हो गई थी? नवपाषाण काल में हो गई थी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनुष्य ने आग का उपयोग पहली बार किया था। मैंने आपको भी जस्ट बताया था कब किया था? नवपाषाण काल में किया था। अब देखना क्या लिखा है? मनुष्य ने आग का उपयोग। अगर बात उपयोग की जगह पे क्या होती? जानकारी, यानी कि मनुष्य को आग की जानकारी पहली बार कब प्राप्त हुई? तो मैं फिर आंसर आपका क्या हो जाता? पुरापाषाण काल हो जाता। यानी कि मनुष्य ने आग के बारे में जानकारी पुरापाषाण काल में तो ले ली थी, लेकिन उसको उपयोग करना, उसको नियंत्रित रूप से उपयोग करना कब सीखा? तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल में सीखा। कभी भी प्रश्न बने कि मनुष्य ने आग का उपयोग कब किया, तो नवपाषाण। लेकिन अगर जानकारी के प्रश्न बन जाए तो फिर पुरापाषाण काल राइट आंसर होगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य ने प्रथम बार मृदभांड बनाया। ये भी मैं पीछे डिस्कस करके आया हूं कि मनुष्य ने पहली बार कब मृदभांड बनाया? नवपाषाण काल में मृदभांड बनाया।
अब मृदभांड से प्रश्न उठा है तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा, कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं मृदभांड से। देखिएगा, अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि विश्व स्तर पर मृदभांड किसने खोजा, विश्व स्तर पर, है ना, तो एक व्यक्ति है फ्लिंडर महोदय, फ्लिंडर। अगर भारत की बात कर ली जाए कि भारत में पहला मृदभांड किसने खोजा, तो सर बता देना, एक व्यक्ति है बीवी लाल, बीवी लाल। और सुनिएगा, कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में प्राचीनतम मृदभांड कौन सा मिला, तो बता देना क्या, चौपानी मांडो। कि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में प्राचीनतम मृदभांड कहां से मिला, तो चौपानी मांडो। और सर ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जिला लगता है इलाहाबाद, वहां से क्या मिला है, चौपानी मांडो। और ये विश्व में प्राचीनतम मृदभांड है, विश्व में प्राचीनतम, समझिएगा। और देखिएगा, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मृदभांड कहां से मिले हैं, क्या, सर्वाधिक मृदभांड, तो बता देना कि जो सर्वाधिक मृदभांड मिले हैं वो मिले हैं हमको कहां से, हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर कौरव और पांडवों का घर है ये, है ना। हस्तिनापुर वर्तमान में पड़ता है मेरठ, है ना, उत्तर प्रदेश में। देखिएगा सर, और एक और प्रश्न बन सकता है कि जो मृदभांड है इनकी आयु किस विधि के द्वारा निकाली जाती है, तो याद रख लीजिएगा, थर्मोलुमिनेंस विधि, थर्मोलुमिनेंस विधि, थर्मोलुमिनेंस विधि, है ना। तो इस विधि द्वारा क्या निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, मृदभांडों की आयु। और एक और प्रश्न, मृदभांडों को पुरातात्विक विभाग की वर्णमाला भी कहते हैं। इसके बाद सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, है ना, यानी कि राइस का जो है ओल्डेस्ट एविडेंस हमको कहां से मिलता है, तो सबको पता होगा सर इसका राइट आंसर क्या है, कोल्डी हवा। याद रखिए, गोल्डी हवा नहीं है, क्या है, कोल्डी हवा। और सर ये कोल्डी हवा पड़ता है कहां पे, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, है ना, यमुना नदी के किनारे, ये भी बता देता हूं, यमुना नदी के किनारे। देखना कि विश्व में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहां से मिले, कोल्डी हवा से मिले, है ना। विश्व में गेहूं या जौ के प्राचीनतम साक्ष्य पीछे देख के आए थे कहां से, लाहौरा देश से। बाकी के और ऑप्शन देख लेते हैं। लाहौरा देश से क्या था, जौ का, यानी कि जौ या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, जौ या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। अगर बात हस्तिनापुर की करोगे तो अभी बताया था कि सर्वाधिक मृदभांड हमको कहां से मिले हैं, हस्तिनापुर से मिले हैं। और सर ये कहां था, तो ये था कहां पे, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और देखिए सर, अगर देखिए ना, लोहरा देव से जौ और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। और याद रखना, जो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी जीवन जो मनुष्य ने नवपाषाण काल में प्रारंभ कर दी थी, उसका भी प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो लोहरा देव से मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि बुर्ज होम क्या है सर, बुर्ज होम प्राप्त हुआ है, यानी कि बुर्ज होम कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर सर हमको पता है क्या, जम्मू कश्मीर। अब बुर्ज होम इंपोर्टेंट इसके लिए ये देख लीजिए, पहली चीज तो क्या है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन क्या है, स्थल है। और देखिएगा, यहां से मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य है ना, मानव के साथ क्या, कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। और फिर मैं आपको और एक और बता दूं, यहां से प्राचीनतम गर्तावास यानी कि गड्ढा घर क्या मिला, यहां से गर्तावास, है ना। ये कहां से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं, याद रखिएगा। गर्तावास एक गड्ढे टाइप खोद लेते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठंडी बहुत पड़ती है, और दोनों तरफ उससे उतरने के लिए क्या लगा ली, नीचे सीढ़ी बना ली मिट्टी से, और फिर ऊपर से इस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया, जिससे कि सर्दी से बचा जाए। तो याद रखना, बुर्ज होम कहां से मिला था, जम्मू कश्मीर से मिला था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो ऑप्शन इज दैट पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी हम आंसर जानते हैं, क्या है, नवपाषाण काल।
मैंने आपको बताया था कि मनुष्य ने पहली बार क्या पशु की पालन कब स्टार्ट कर दिया था? मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में आते आते उन्होंने क्या बना ली? बैलगाड़ी बना ली। अब बैलगाड़ी को चलाने के लिए उन्होंने किसका आविष्कार करेंगे? पहिए का आविष्कार करेंगे। तो याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में करते हैं? नव पाषाण काल में करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जॉर्वे संस्कृति संबंधित है। माफ करिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा ताम्र पाषाण कालीन के कुछ क्वेश्चन है और इसलिए डाल दिए गए हैं कि अगर आपसे ये प्रश्न बन रहे हैं तो फिर आपको वीडियो देखने की आगे की कोई जरूरत नहीं है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर निश्चित ही रूप से आगे का वीडियो देखिएगा। देखना सर, जॉर्वे संस्कृति संबंधित है। ऑप्शन इज दैट पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ताम्र पाषाण काल। जब हम ताम्र पाषाण काल देखेंगे तो उसमें देखेंगे जॉर्वे संस्कृति क्या है? पनपती है सर। और जॉर्वे जो संस्कृति है ये कहाँ? महाराष्ट्र में है ना। तो याद रखिएगा, जॉर्वे संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ताम्रवती, यहां पे याद रखिएगा क्या है? ये ताम्रवती है। क्या है? ताम्रवती। ताम्रवती। अब प्रश्न पूछा गया है कि ताम्रवती किसको कहते थे? तो सर मैं आपको बता दूं, ताम्रवती कहते थे अहाड़ को। किसको कहते थे? अहाड़। और सर ये ताम्र पाषाण कालीन एक स्थल है जो हमको कहां से मिला? राजस्थान से मिला सर जी। और राजस्थान में ये जो अहाड़ मिला ना, इसमें बड़े स्तर पर तांबे की भट्टियां और तांबे का निर्माण कार्य मिला, इसीलिए इतिहासकारों ने इसको एक नाम दिया, क्या? ताम्रवती। इसके बाद सर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। तो इसी के बाद जो है ये हमारा अंतिम प्रश्न था। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।